कि शाहरुख खान जैसे गद्दार लोगों ने जो बांग्लादेश जब पाकिस्तान देश में बम फोड़ता है तो वो बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदते हैं, क्या हमारे देश में खिलाड़ी नहीं है? हम जाति की राजनीति नहीं करते, जो जाति की राजनीति करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा यूपी में इतना प्रभावशाली देख पा रहे हैं कि तीसरी बार योगी मुख्यमंत्री बने? मंच पे सुन रहा था, आप कई बार गद्दार गद्दार शब्द इस्तेमाल किए हैं, राहुल गांधी ने भी इस्तेमाल किया, तब पूरी भाजपा टेक्निक मोड में है। और देखिए, हम गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? अभी हम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे, वो कभी शासन में नहीं आ सकते। अब था पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, सरकारें जाति धर्म देखकर काम करती थी। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो अखिलेश यादव ने मरने वालों में केवल धर्म देखा और केवल अखिलेश यादव के पिताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता है, वो उन्हीं की संतान है। तो मुगलों की सरकार अब दोबारा उत्तर प्रदेश में कहाँ आने वाली है भाई? देखिए, बंगाल क्या है, आपने देखा होगा, पहली बार भारतीयों ने वोट डाली है। अच्छा, पहले नहीं डालते थे? पहले भारतीयों की कम डलती थी, बांग्लादेशियों की ज्यादा डलती थी। ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता आपने देखा होगा ना, सरकार नहीं वहाँ वोटर कार्ड और आधार कार्ड और ये तो लोकल सरकार बनाती है ना। है। घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाल पाए इतने लंबे समय तक आपके केंद्र? आज तक आपने देखा कि ममता सरदना में अभी 27 में चुनाव हैं, महज कुछ महीने हैं। क्या ये चुनावों का आगाज समझा जाए कि संगीत सोम ने आज आगाज कर दिया है? हम फर्स्ट डे जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी देश में सियासत की बात करते हैं तो दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से होकर निकलता है, और आज इसी को चल देख के हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की सरदना विधानसभा में। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाऊंगा जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयान से, अपने काम से। और आज एक ऐसा अवसर था कि उन्होंने शानदार प्रोग्राम किया। चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर बच्चों को सम्मानित किया, प्रतिभाशाली बच्चों को। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ, कैसे दिमाग में आया कि आज इस पुण्यतिथि पर इतने महान शख्सियत की पुण्यतिथि थी और बच्चों को सम्मानित करना? और देखिए, चौधरी चरण सिंह जी गरीबों के, किसान के, दलितों के, पिछड़ों के एक देश के ऐसे नेता हुए हैं कि देश के सबसे बड़े नेता हुए हैं। उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम लोगों ने जब डिसाइड किया तो हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बच्चों के जहन में उनकी बात आए। अब बच्चों को आप कार्यक्रम में बुलाओ और बच्चे कुछ ले के ना जाए, मतलब सीख के ना जाए, तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमने जितनी हमारे विधानसभा में इंटर कॉलेज हैं, हाई स्कूल में, इंटर में, जिन बच्चों ने कॉलेज टॉप किया, हमने सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया कि कम से कम किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हमेशा यादगार बनी रहे कि चौधरी साहब का कार्यक्रम हुआ था और हमें सम्मानित किया गया था। जीतते विधायकों को तो हमने देखा है कि ऐसा प्रोग्राम करते हुए, एक हारे हुए विधायक, लेकिन सरकार आपकी है। ये प्रोग्राम करना कैसे दिमाग में आया आपके, किन बच्चों के लिए? हम करते रहते हैं कार्यक्रम। अभी हमने होली मिलन का कार्यक्रम किया था, करीब 1 लाख लोग आए होंगे उसमें। 1 लाख लोग आए होंगे, 5 जगह टेंट लगे हुए थे, 5 जगह खाने की व्यवस्था थी लोगों की। तो आज तो टेंट छोटा पड़ा था। आज भी टेंट छोटा, हम कोई कार्यक्रम कर लें छोटा पड़ता है। उस दिन जब 5 जगह कार्यक्रम था तब भी छोटा पड़ा, आज भी छोटा पड़ा। लोगों का प्यार इतना, आप देख रहे थे 45 टेम्परेचर था। हमें भी लग रहा था कि आज गलत समय पर शायद प्रोग्राम तो नहीं रख लिया, लोग आएंगे तो। और दोपहर 2 बजे प्रोग्राम, बिल्कुल जब तेज़ धूप हो। लेकिन आपने देखा होगा, लोग ट्रैक्टर से, ट्रॉली से अपने आप भर के चले आते हैं और ये लोगों का लगाव मुझसे रहता है। हार जीत एक अलग विषय है, हमें पब्लिक का जो प्यार रहता है। देखिए, मुझे पहले चुनाव में 62,000 वोट मिली, दूसरे में 93 मिली और तीसरे में 1 लाख प्लस मिली। मैं जो हारा उसमें 1 लाख प्लस मिली। तो मेरी वोट नहीं घटती है, लोगों का प्यार नहीं घटता है, गणित होता है, समीकरण, जातीय समीकरण। और जातीय समीकरण मान लीजिए, कोई और समीकरण मान लीजिए। 2 बार से मैं लगातार यहाँ जीत रहा था, तीसरा चुनाव थोड़ी सी वोटों से हारे। आप निश्चित देखिए, आपने पब्लिक से बात भी की होगी, इस बार फिर से बम्पर जीतों से जीतेंगे। जितना मैं यूपी को समझता हूँ और जितना मैंने आपके बारे में सुना, आपकी छवि हिंदुत्व नेता की है, फायर ब्रांड नेता की है। क्या हिंदुत्व का मुद्दा यूपी में इतना प्रभावशाली देख पा रहे हैं कि तीसरी बार योगी मुख्यमंत्री बने? 100%। देखिए, होता क्या था, पिछली सरकारों में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, सरकारें जाति धर्म देखकर काम करती थी। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, जिले चिन्हित किए जाते, वीआईपी जिले, जिन्हें बिजली 18 घंटे 24 घंटे दी जाएगी। हमारी सरकार ने आके वो कल्चर खत्म किया और सब जिलों को बराबर आज 18 घंटे बिजली मिलती है, 20 घंटे मिलती है, 22 घंटे बिजली मिलती है और शहर में, बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है। अभी आपने कार्यक्रम देखा होगा कि हम लोगों ने जब बच्चों को सम्मानित करने की बात आई तो आपने देखा मुस्लिम बच्चे भी होंगे उसमें, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, टॉप किया है, मुस्लिम हो या हिंदू, हमने सबको दिया है। लेकिन जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो अखिलेश यादव ने मरने वालों में केवल धर्म देखा और केवल मुस्लिम लोगों को उन लोगों ने मुआवजा देने का काम किया, किसी हिंदू को मुआवजा देने का काम नहीं किया।
आज की सियासत में आपने कहा कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगते हैं कि आप तो जाति देख के ठाकुर बनिया कौन महत्वपूर्ण है उनको देख कर पद देते हैं। सरकारी महकमों में जाके देखिए अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव देखिए, अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे। वो कभी शासन में नहीं आ सकते अब, चूंकि मुगलों का शासन अब देश में नहीं आ सकता। और अखिलेश यादव के पिताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता है, वो उन्हीं की संतान है। तो मुगलों की सरकार अब दोबारा उत्तर प्रदेश में कहाँ आने वाली है भाई? लोगों ने, सनातनी लोगों ने और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार लगातार हर बार भारतीय जनता ये पार्टी। बंगाल की जीत का तो वो नहीं है कि बंगाल हम इस परिस्थिति में जीत गए तो उत्तर प्रदेश तो फिर। देखिए बंगाल क्या है, आपने देखा होगा पहली बार भारतीयों ने वोट डाली है। अच्छा, पहले नहीं डालते थे। पहले भारतीयों की कम डलती थी, बांग्लादेशियों की ज़्यादा डलती थी। आपने देखा होगा उनके वोटर कार्ड भी थे, आधार कार्ड भी थे, सब बने थे। और आज बिना कुछ कहे बॉर्डर पर करोड़ों लोगों की आपने देखा जमावड़ा लगा है। ये तो केंद्र सरकार के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता आपने देखा होगा ना, सरकार नहीं, वहाँ वोटर कार्ड और आधार कार्ड और ये तो लोकल सरकार बनाती है ना। है। घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाल पाए इतने लंबे समय तक आपकी केंद्र। आज तक आपने देखा कि ममता ने वहाँ बीएसएफ जमीन मांगती रही बॉर्डर पे, लेकिन जमीन तक नहीं दी। फेंसिंग के लिए जमीन तक दी नहीं, बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन तक नहीं दी। अब देखिए कैसे एक ही झटके में आपने देखा करोड़ों लोग बॉर्डर पे अपने आप पार कर रहे हैं बर्तन लेके। उन्हें कहा नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि हम नहीं। जब करोड़ों लोग किसी पार्टी के लिए वोट डालते थे, वो हिंदुस्तान के तो थे नहीं, भारत के तो थे नहीं, इसलिए सरकार बनती थी। इस बार उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए सरकार नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश में भी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जहाँ जाटों का बड़ा दबदबा या महत्वपूर्ण रोल रहता है राजनीति के अंदर। आप कैसे देखते हैं इन जातीय समीकरणों में, इनको साधने के लिए आपने क्या प्रयास किए, और क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन के बाद, क्योंकि किसान आंदोलन में भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छा आपका समर्थन है और अभी जयंत चौधरी आपके साथ भी हैं गठबंधन के तौर पर, लेकिन इंडिया गठबंधन में अखिलेश और राहुल गांधी कांग्रेस साथ है, तो कैसे देखते हैं? देखिए हमारे यहाँ जातियों की राजनीति नहीं होती। आप लोग मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ जाट राजपूत का एक अलग ही तरीके की राजनीति चलती है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा भी, आपने यहाँ घूमे भी होंगे, यहाँ जाट भी थे, राजपूत भी थे, एससी भी थे, कश्यप भी थे, पाल भी थे, प्रजापति भी थे, पंडित भी थे। 36 बिरादरी के लोग यहाँ थे और अच्छी संख्या में हर बिरादरी के थे, ये नहीं नाम के लिए। तो हमारे साथ, मेरे साथ ये विषय नहीं रहता है कि कौन किस जाति का। मेरे साथ 36 बिरादरियों के लोग रहते हैं। जाटों का भी मुझसे विशेष प्रेम रहता है, मुझसे दूसरी जातियों का भी विशेष प्रेम रहता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार भी अगर चुनाव हारा तो मेरी वोट बढ़ी, वोट नहीं घटी। मेरी 92,000 से 1 लाख प्लस हुई, करीब 10,000 वोट बढ़ी, तो मेरी वोट नहीं घटी। और उसका कारण यही है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। जो जाति की राजनीति करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं। सरदना में अभी 27 में चुनाव हैं, महज कुछ महीने हैं। क्या ये चुनावों का आगाज़ समझा जाए कि संगीत सोम ने आज आगाज़ कर दिया है? हम फर्स्ट डे जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी दिन से लगातार उसी दिन से हम लगातार 4.5 साल हो गए चुनाव लड़ रहे हैं। हमने एक भी दिन खराब नहीं किया। और हम जिस दिन चुनाव हारे नेक्स्ट डे पंचायत करके हमने शुरू कर दिया था काम। आपने आज युवाओं को ज़्यादा मौका दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि देश में युवाओं के रोजगार को लेकर क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं? क्योंकि नीट जैसा पेपर है, बड़े लेवल पर लीक होता है, आक्रोश आता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे देखते देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पेपर लीक हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यही है, सरकार से हम लोग कह भी रहे हैं और सरकार कर भी रही है। पेपर लीक करने वाले जो क्रिमिनल हैं, ये देश के गद्दार हैं। देश के गद्दारों को इन्हें सज़ा इतनी मजबूत मिलनी चाहिए, इतनी तकड़ी मिलनी चाहिए। कम से कम इन लोगों को फांसी। असली देश के साथ गद्दारी तो वही लोग कर रहे हैं। हैं? तो मैं मंच पे सुन रहा था, आप कई बार गद्दार गद्दार शब्द इस्तेमाल किए हैं, राहुल गांधी ने भी इस्तेमाल किया, तब पूरी भाजपा टेकिंग मोड में है। और देखिए हम गद्दारों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा कि हम पहले भी कहें कि शाहरुख खान जैसे गद्दार लोगों ने, जो बांग्लादेश, जब पाकिस्तान देश में बम फोड़ता है तो वो बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदते हैं। क्या हमारे देश में खिलाड़ी नहीं है? अब बांग्लादेश के खिलाड़ी खरीदा उन्होंने। हमारे बयान के बाद फिर वो धन्यवाद भारत सरकार और बीसीसीआई का कि उन्होंने खिलाड़ी को वापस किया। अब उसकी जगह देखिए आप, हमारे यहाँ समी कितना अच्छा खेल रहे हैं, बाकी लड़के कितना अच्छा। इतनी ताकत तो आपके बयान में हमने देखी है, नेशनल मीडिया में आप छाए रहते हैं, जब भी देते हैं तो कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है। देखिए इसलिए कि हम सही बोलते हैं। सही बोलोगे तो हमेशा मीडिया भी आपको इंटरटेन करेगी, गलत बात को मीडिया भी इंटरटेन नहीं करती है। चलिए विधानसभा की हम बात करें तो पिछले 4 सालों में क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप नहीं जीत पाए और यहाँ से जो आपके अपोनेंट जीत पाए हैं, अगर आप होते तो क्या होता और क्या नहीं हुआ है?
देखिए, जब हम यहाँ विधायक थे तो हमने एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सरधना में बनवाई, जो आज बनने किलोमीटर के एरिया में बन रही है, 1000 करोड़ की लागत से करीब करीब तैयारी पे हो गई है। हमने उत्तर प्रदेश के हर जिले पे अगर एक हॉस्पिटल आया तो वो सरधना में बना। भारत सरकार ने एक हॉस्पिटल दिया तो वो सरधना में बना। हमने 87 गाँव में पानी की टंकी बनवाई। हमने डिग्री कॉलेज बनवाया। हमने हाईवे करीब 1000 करोड़ की लागत से हाईवे और सड़कें बनाई। हमने 27 मिनी मंडी बनाई। हमने इतने दुनिया भर के काम करे कि करीब करीब 2000 करोड़ प्लस के काम हमने सरधना विधानसभा में किए। दुर्भाग्य है इस 4.5 साल में ना एक कोई पानी की टंकी, ना कोई एक डिग्री कॉलेज, ना कोई एक स्कूल, ना कोई यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं बना। सरधना विधानसभा पीछे चली गई, इसीलिए लोगों ने मन बना लिया। आपने देखा होगा इतनी गर्मी में कौन घर से निकल कर आता है साहब, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी भीड़ हुई कि हम लोग भी ये सोचने लगे अब कहाँ लोगों को, तो लोग बाहर सड़कों तक जाम हुआ। अभी हम पुलिस प्रशासन से कह रहे थे, भाई कह रहे साहब हम क्या करें, हम भी नहीं समझ पाते इतनी भीड़। प्रशासन का भी हाथ खड़ा हुआ। हाँ, प्रशासन ने भी हाथ खड़े किया, साहब इतनी भीड़ आ जाती है हम समझ भी नहीं पाए। तो ये लोगों का प्यार है और लोग समझ गए हैं कि गलती हो गई है। ठीक है, अब जो होता हो गया। मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपने जो आज उनको प्रतिभाओं को सम्मानित किया तो उनको एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ ऐसा लीडर हैं जो हमारी अहमियत भी जानते हैं। आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, रहना चाहिए। जब बच्चे को आप प्रोत्साहित करोगे, जो बच्चे पढ़ के फर्स्ट आए हैं, कॉलेज टॉप किया है, उन्हें तो प्रोत्साहन मिला ही मिला है। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी ये रहेगा कि अगली साल मैं भी अच्छा पढ़ूंगा और अच्छा टॉप करूंगा तो मुझे भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसलिए इस तरीके से बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे, देश का भविष्य है वह। और फिर आपने देखा होगा, मैं जाति धर्म देख के नहीं, उसमें मुस्लिम बच्चे भी थे और 36 जातियों के लड़के थे। और ये नहीं कि नाम के लिए 1-2 बुला लिए, जिस लड़के ने कॉलेज टॉप किया होगा ऐसे 25 बच्चे मुस्लिम कोई बच्चे, भी जात हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, उसमें हम जाति और धर्म नहीं देखते हैं। बिल्कुल, ये तो आपकी खूबसूरती आज मंच पे हमने देखी ही। अभी अगर महज कुछ महीने बचे हैं, चुनाव जीतने के बाद अगर ये जनता आपको दोबारा मौका देती है तो क्या नया मिलने जा रहा है सरदना को? क्या विजन है? आप देखिए 2000 करोड़ के काम हमने पहले कराए। कुछ काम ऐसे रह गए थे, हम चाहते थे कि हमारे यहाँ, कुछ कसक है आपको? हाँ बिल्कुल है। आरआरटीएस पल्लवपुरम मेरे ही क्षेत्र में है, जहाँ तक आरआरटीएस आई है, शिवाय तक आई है। मेरी ख्वाहिश थी कि जो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि आरआरटीएस को वहाँ तक लेके जाएं। और निश्चित अगर मुझे पब्लिक मौका देगी, जैसा लग भी रहा है कि पब्लिक को मौका देना है और पब्लिक महसूस कर रही है कि हमसे गलती भी हुई है, तो अगली बार हम इस आरआरटीएस को वहीं तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। इससे क्षेत्र का विकास होगा। कुछ 1-2 हाईवे हैं, एक से हमारी नहर की पटरी है, सड़क है, उसका चौड़ीकरण होना था, वो हमने अपने टाइम में पास भी करा दिया था, काम भी शुरू हो गया था। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो जनप्रतिनिधियों ने रुकवा दिया और खुद ही स्टे ले आए उस पर, तो वो रुक गया है। हम नेक्स्ट टाइम उसे बनवाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पे ये आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ यूपी ने तो बड़े लीडर दिए हैं हमेशा से ही, उनमें से एक चौधरी साहब हैं। क्या उनकी राजनीति और आज की राजनीति आप मानते हैं कि उन्हीं की विचारधारा पे आप चल पा रहे हैं? और देखिए, कोशिश कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर उनकी विचारधारा इस तरीके की थी कि आज की तारीख में नेताओं के लिए काम करना मतलब संभव नहीं है। वो जिस तरीके से काम करते थे, वो भारत रत्न अगर उन्हें दिया गया है तो कोई वो इस तरीके के नेता नहीं थे कि कोई ऐसे ही छोटे मोटे नेता थे। वो किसानों के, गरीबों के, मसीहा थे, दलितों के। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक वाक्या सुनाया माइक से, मैंने एक वाक्या सुनाया कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी गरीब के भेष बना के, कपड़े फाड़ के अपने जाके थाने में बैठ गए। और थाने को जब थाना पहचान नहीं पाया कि देश का प्रधानमंत्री थाने में बैठा है, और उन्हें जब न्याय नहीं मिला तो पूरा थाना सस्पेंड हुआ। उन्होंने मैसेज दिया कि अगर न्याय नहीं करोगे गरीब के साथ, आप दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, किसान के साथ अगर आप न्याय नहीं करोगे तो यही सज़ा मिलेगी। हमने भी देखा आज भीड़ इतनी ज़्यादा होगी कि आप भी नीचे बैठ गए थे। और हमारे यहाँ राजपूत या ठाकुर होते हैं, उनको एक तवज्जो दी जाती है जो परंपराओं के अनुसार है, वो ऊपर ही रहते हैं। आपने भी मैसेज दिया? और देखिए, हमारा कहना ये है कि आप बड़े तभी बनेंगे जब आपको पब्लिक बड़ा बनाती है। आप पब्लिक में अगर भेदभाव करेंगे तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते। हम इसीलिए पब्लिक के बीच में रहते हैं और इसी का कारण है, मैं जैसा आपको बताया, इतनी गर्मी में घर से नहीं निकलता साहब। आज की तारीख में इतनी तेज गर्मी और लू है कि कोई घर से नहीं निकल पा रहा, लेकिन सुबह से लोग आ रहे हैं। सुबह से लोग आ रहे हैं और भीड़ इतनी। अब आप अभी भी देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 घंटे प्रोग्राम खत्म हुए हैं तो लेकिन लोग अभी भी जमे हुए हैं। जब तक मैं बैठा रहूँगा लोग बैठे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं कि जब आप विधायक बने एक बार फिर मुलाकात हो आपसे।
ये थे संगीत सोम, जिन्होंने हमसे बेबाक तरीके से बातचीत की। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बता सकते हैं। आज हम यूपी का मिजाज जानने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश आए हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ नया होता है, 2027 में क्या बदलाव होता है, या यही लगातार जो चल रहा है वह चलता रहेगा। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप बताएं। मैं अजय कुमार, आप देखते बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।